गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक के अध्याय में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना हमें उतना ही आवश्यक है जितना हमें जीवित रहने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है। क्योंकि हम जिस शासन व्यवस्था में हम रह रहे हैं उस शासन व्यवस्था का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। उस व्यवस्था के अंतर्गत ही हम आज केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान में प्रत्येक चीज का अनुबंध दिया हुआ है कि कौन सी व्यवस्था क्या कार्य करेगी। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया उस समय हर मोमेंट पे उन्होंने चर्चा की, प्रत्येक अनुच्छेद पे उन्होंने चर्चा की और चर्चा करके निष्कर्ष रूप में हमें हमारा भारतीय संविधान हमें दिया। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। हम संघीय संविधान को ग्रहण किए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता एवं राज्य प्रभुता के बीच जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ती है, सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। जो हमारा संविधान है वो राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की प्रयत्न करता है। संविधान के अंतर्गत ही कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इसी व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमजोर नहीं होती हैं। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघवाद का बुनियादी तत्व है कि शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत ही केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह संयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखलाई देता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने का कार्य किया है। आज हम केंद्र राज्य संबंधों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध। दूसरा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध। तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। जिसमें आज हम केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची में कन्वर्ट किया गया है।
इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया। केंद्र राज्य संबंध के बीच की जो व्यवस्था की गई है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का विवरण दिया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। हम बात करते हैं संघ सूची की। इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिसके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाया जाना आवश्यक है। इस सूची में सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है और इसमें 97 विषय रखे गए हैं। संघ सूची में संविधान में 97 विषय रखे गए जिन पर कानून निर्माण करने का कार्य एकमेव केवल संसद को प्राप्त है। संसद ही उसमें कानून निर्माण का कार्य कर सकती है। इसमें हम देखते हैं जैसे रक्षा, देश की रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशों का आना जाना, रेलवे, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकघर, टेलीफोन और मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के, जिनका असर पूरे राष्ट्र पर पड़ता हो, ऐसे विषयों पर जो है कौन कानून निर्माण कर सकता है? संघ, मतलब भारतीय संसद उस पर निर्माण कर सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची वो विषय होते हैं जिन पर कानून निर्माण का कार्य राज्य को दिया गया। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। इस सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। संविधान में इसमें 66 विषय रखे गए हैं जिसमें हम बात करते हैं प्रमुख रूप से पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। यह एक बात महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पुलिस जो है वो राज्य के अधीन नहीं है, उसको संघ के अधीन रखा गया। कुछ राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाओं का विवरण होता है। न्याय की हम जब बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो संघ सरकार द्वारा की जाती है। इन चीज़ों पर भी हम थोड़ा सा गौर करते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें कानून निर्माण का कार्य राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं, परंतु यदि कोई विवाद होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों होता है। इस सूची के विषय पर संघ तथा राज्यों तथा दोनों ही कानून निर्माण कर सकते हैं। इसमें 47 विषयों को रखा गया है। यदि सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो जाते हैं तो संघ का कानून ही मान्य होता है। संघ जो है केंद्र इसमें शक्तिशाली होती है, परंतु क्षेत्रीय होने के कारण इनमें कानून निर्माण का कार्य कौन
राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची भी कर सकती है, राज्य भी इसमें कानून निर्माण कर सकते हैं। यदि दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसमें 47 विषयों को रखा गया, जिसमें है प्रमुख है फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन आदि इसमें डाले गए हैं। मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया, उसमें 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन संवैधानिक संशोधनों द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण और नापतोल संवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। संवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 के जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया है। संवर्ती सूची में एक नया विषय कौन जोड़ा गया है? 20 के में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यह विषय राज्य सूची और संघ सूची से निकाल करके कहाँ रखा गया? इसको 20 के में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये दायित्व भी संवर्ती सूची में दे दिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई है और संवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है। संवैधानिक दृष्टि से आज भी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों की संख्या 97 संघ सूची में, 66 राज्य सूची में और 47 विषय संवर्ती सूची में दिए गए। इसके बावजूद भी जो चीज़ रह गई हो उसको हमने संवर्ती सूची में डाल दी, मगर विभिन्न देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया, मतलब राज्य को दिए गए। लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संविधान की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून की निर्माण की शक्ति की व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिका को दी गई है। अब बात करते हैं राज्य सूची के विषयों पर संसद व्यवस्थापन की शक्ति। भारत का संघीय अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन हेतु केवल एक सूची का उल्लेख किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी शक्ति विभाजन की 2 सूचियाँ उल्लेखित की हैं। हमने कनाडा के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और ये जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की थी। इसमें पहला है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस पर कानून निर्माण विधि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह 1 वर्ष तक रहता है। यह 1 वर्ष तक रहता है। राज्यसभा द्वारा
प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। इसकी अवधि समाप्त हो जाने पर भी 6 माह तक इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। अगला, राज्यों की इच्छा पर कानून निर्माण। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अगला, संकट काल की जो घोषणा हो उस समय जो चीज दी गई, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य के समस्त विधायी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है। इस समय संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति संघ के निर्देशानुसार कार्य करता है। उस समय अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के द्वारा शक्तियों का संचालन करता है। संकट काल की घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून ही चलते रहते हैं इसमें। अगला, विदेशी संबंधों से के पालन हेतु विदेशी राज्यों से हुई जो संधियां हैं उनके पालन के लिए अनुच्छेद 253, यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्य से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके संयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त कर लेती है। अगला, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है। अब 356 जो अनुच्छेद है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र मतलब जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे बहुमत दल का नेता सेंट्रल में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्यों में बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और यदि कोई तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है या ऐसे तो नहीं कर पाता है कि मैं सरकार चलाने के लिए ठीक स्थिति में नहीं हूं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन के अनुसार राज्यपाल कर देता है। उस समय राष्ट्रपति संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और संपूर्ण शक्ति हाथ में लेने के बाद वो है राज्यपाल को निर्देश प्रदान करता है कि तुम्हें वहाँ की शासन व्यवस्था को जब तक कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार बहुमत साबित नहीं करे तब तक आपको शासन चलना है। ऐसी व्यवस्था होते ही संपूर्ण शक्तियां संसद के हाथ में आ जाती हैं। संसद उस पर सब कानून बनाने का कार्य करती है क्योंकि वो वहां से डायरेक्शन तैयार करती है। अगला, कुछ जो विधेयक हैं, कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। हमने जो पर देखी
जो हमारे को संविधान द्वारा प्रदत्त है, उनमें हम देखते हैं कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। जिनके लिए हम देखते हैं वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य, मेलजोल पर कोई प्रतिबंध न लगाए जाने हो। अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति विचारार्थ न रखे गए हों और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। उदाहरण के लिए किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या संवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानून के प्रतिकूल हो या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाने वाला हो, उन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार हमने आज बात की विधायी संबंधों के बारे में। इसमें देखते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप भी होता है। राज्यों द्वारा की गई शिकायतें कि केंद्र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसे विषय पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में लिखे गए हैं। सन 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26, 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं, पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योगों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के अधिक तक केंद्र से राज्यों को आर्थिक अवरुद्ध हो रहा है। हमने आज बात की केंद्र और राज्य संबंधों के विधायी संबंधों के बारे में हमने बात की। हालांकि इसमें आलोचना भी की जा सकती है और उनके बढ़ाई भी की जाती है, परंतु जैसा कि हमें संविधान से प्राप्त हुआ है, केंद्र और राज्य संबंध मधुर रहें, इसके लिए संविधान ने वो उपबंध किए हैं जिन उपबंधों के आधार पर शासन सत्ताएं चली जाती हैं। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑल। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस की महामारी है, इसमें बचाव ही सुरक्षा है। थैंक्स ऑफ ऑल। सभी का धन्यवाद। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि केंद्र राज्य संबंधों में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक अध्ययन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि में हो सकता है हमें कुछ अलग मिले, परंतु जैसा संविधान द्वारा प्रदत्त है उन व्यवस्थाओं के अंदर ही उनको कार्य करना पड़ता है। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।